हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था कि ये है हमारा मार्किंग स्कीम, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, ये तो है, और 15 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, तो 60 मार्क्स के। पर इसमें डिसाइडेड नहीं है कि ये क्वेश्चन पूरे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 15 होंगे या फिर इसमें 4 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा या 4 6 2 का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको लेकर हम क्लियर नहीं है। तो मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो है वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन देगा। तो हम क्या करेंगे, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके ये 4 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हो जाए उसमें कवर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर से पहला टॉपिक से ही स्टार्ट करवाऊंगी। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिस्कस द फंक्शन ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेसिक रखा है, बेसिक से हम एडवांस धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रक्चर रखा है। ये स्ट्रक्चर आपको पूरे क्वेश्चंस में देखने मिलेगा। पहले तो जो पूछा है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम मैंने टेक्स्ट बेस्ड रखा है क्योंकि अगर मैं किसी प्रोसेसर का या चिप का यहाँ पर डायग्राम अटैच कर भी दूँ तो आप उसको एग्जाम में लिखेंगे थोड़ी, आप एग्जाम में तो बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम ही, है ना। तो इसलिए मैंने ब्लॉक डायग्राम इस तरह से रखा है। ठीक है, आप इसके बाद में मिलेगा जो भी वो चीज़ पूछ रहा है, वो फंक्शनिंग के बारे में पूछ रहा है तो फंक्शनिंग, या जो भी पूछा वो बॉडी का पार्ट है। उसके बाद फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे। सभी क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या बोला, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिस्कस द फंक्शन ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताएं तो क्या होता है ये, एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल है, जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और जो भी आउटपुट है वो हमको प्रदान करता है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके बेसिक आर्किटेक्चर को हमने किसके भी यहाँ पर ये लिया है, तो वॉन न्यूमन मॉडल के आधार पर लिया है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे यहाँ पर तो किस तरह से है, सीपीयू है ये हमारा, है ना। सीपीयू के हमने तीनों अलग अलग पार्ट्स बताए हैं कि कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और एएलयू। ठीक है, अब यहाँ से इनपुट जा रहा है सीपीयू की तरफ, सीपीयू से अब फिर ये आपस में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आउटपुट हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने मेमोरी से अटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है किसका, कंप्यूटर। आपने ये तो पढ़ लिया है ना। तो चलो फंक्शंस देखते हैं, अब इसके बारे में बताते हैं कौन चीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनपुट यूनिट क्या है, यह बाहरी दुनिया से डेटा प्राप्त करता है, जैसे कीबोर्ड या माउस से डेटा प्राप्त करता है और कंप्यूटर के समझने योग्य बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, सीपीयू। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला तो एएलयू। अब एएलयू आपको पता है क्या काम करता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, जैसे एंड और नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट। अब ये सुपरवाइजर की तरह काम करता है और सिस्टम के सभी हिस्सों के बीच में क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन बिठाने का काम करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। अब रजिस्टर क्या है, यह सीपीयू की अपनी सुपर फास्ट अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा वो टेम्परेली स्टोर रहेगा, और ये सीपीयू के अंदर ही होता है रजिस्टर। ठीक है, जिन रजिस्टर का यूज हम कैलकुलेशन में करेंगे, ऑपरेशंस में करेंगे, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस को भी स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड कौन सा है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट दो होती हैं आपको पता है, पहला तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, जो भी करंट में डेटा प्रोसेस हो रहा है ना, उन डेटा को कौन रखता है, प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी, जिन डेटा को आपको परमानेंटली स्टोर करके रखना है, उन डेटा को कौन स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, यह प्रोसेस्ड डेटा को वापस यूजर के समझने योग्य फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट यूनिट ने क्या किया था कि हमारा जो भी डेटा था उस डेटा को, ये ह्यूमन लैंग्वेज में डेटा है हमारा, इसको उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को दिया, है ना। अब सीपीयू में डेटा जो है वो बाइनरी प्रोसेसिंग होगी, बाइनरी के बाद जो डेटा आपको आउटपुट में मिलेगा वो मशीन लैंग्वेज रहा तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए जिस फॉर्म में आपने डेटा को दिया था, जिस
लैंग्वेज में आपने दिया था उसी लैंग्वेज में हमारा जो आउटपुट यूनिट है उसको हमको कन्वर्ट करके दे देता है। अगर आप ह्यूमन लैंग्वेज में ही करेंगे है ना, तो ह्यूमन लैंग्वेज में आपको डेटा दे देगा। तो इस तरह से काम करता है। तो कंक्लूजन आप यहाँ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ही कम समय में और एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस यूनिट ऑफ मेमोरी एंड डिस्क्राइब द मेमोरी हायरार्की। दो चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे, मेमोरी यूनिट्स और मेमोरी हायरार्की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। हाँ, पता है भाई हमारा मेमोरी का क्या काम है, तो स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम किसका होता है, मेमोरीज का। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बीट होती है। जैसे कि आप कोई भी सामान लेते हैं उसका आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट के लिए जैसे कि मान लो अगर आप लिक्विड है तो उसको लीटर में मेजर करते हैं। अगर जैसे आलू प्याज लेने जाते हैं ना, तो आलू प्याज को क्या है, केजी में आप मेजर करते हैं। वैसे ही आप मेमोरी को भी क्या करेंगे, मेजर तो करेंगे ना भाई। तो मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे वही सब है मेमोरी यूनिट, लेकिन उसमें सबसे छोटी जो होती है वो होती है बीट। तो और क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी का ही मैंने ज़्यादातर यहाँ पर कीवर्ड्स और कंटेंट रखा है। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पालन किया जाता है। अब डेटा प्रोसेसिंग होगी तो उसके लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर सीपीयू है, सीपीयू को क्या करना है, डेटा लेना है। तो इस सीपीयू को डेटा जो है वो सीधे सेकेंडरी मेमोरी से मिल सकती है क्या, नहीं, है ना। वो कहाँ से ले सकता है डेटा, या तो सीधे कैश से ले सकता है या तो सीधे रैम से ले सकता है। तो ये एक हायरार्की होती है कि भाई सीपीयू को अगर कोई डेटा डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो कैश या रैम से कर सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है जब भी कोई प्रोसेसिंग होता है तब, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस और कॉस्ट में भी क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। ठीक, इसके बाद अगर हम यूनिट्स देखें मेमोरी की तो कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, बीट। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, बीट। बीट में होते हैं दो, या तो 0 या तो 1। ठीक है, उसके बाद होता है निबल। निबल हम बोलते हैं कि 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, निबल है ना। वैसे ही 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब 1 के भी इक्वल टू 1024 बाइट्स। अगर इसको मेरे को 2 की पावर में लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ, 2 टू दी पावर 10। और अगर मुझे इसको 10 की पावर में लिखना है, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं नीचे इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। तो न्यूमेरिकल में आप इसको एज इट इज ऐसे नहीं लिखेंगे। जब आपको केबी से एमबी में, एमबी से जीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ अभी समझ जाइए कि 1 KB को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं, है ना, बाइट्स भी लिख सकते हैं। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 3 बाइट्स भी लिखा, मतलब दोनों ही क्या है, सेम है, आपको याद रखना है। वैसे ही 1 MB को आप 1024 KB लिख सकते हैं, या तो 2 टू दी पावर 20 बाइट्स भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं। वैसे ही 1 GB को आप 1024 MB भी बोलते हैं, 2 टू दी पावर 30 बोला तब भी यही है, या तो 10 टू दी पावर 9 बोला तब भी हम इसी की बात ही कर रहे हैं। इतना इसके स्टोरेज कैपेसिटी है। 1 TB तो 1024 GB होता है, और 2 टू दी पावर 40 या फिर 10 टू दी पावर 12, ये 3 के वो में जाता है ना, यहाँ 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, 3 का टेबल अगर आप कर दे तो ठीक है। तो पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अगर नहीं पता है तो आप ये थोड़ा सा याद रखें, और जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये होते हैं क्या, मेमोरी यूनिट्स। आप इस तरह से एग्जाम में टेबल जरूर से बनाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मेमोरी हायरार्की बारे में, है ना। मेमोरी हायरार्की हमने बता दिया था कि क्या होता है ये, जब भी कोई डेटा प्रोसेस होता है तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उसी को बोलता है मेमोरी हायरार्की, है ना। तो यहाँ पर आप हायरार्की आपको बताना पड़ेगा, मे भी हो सकता है वो सीधे हायरार्की से भी क्वेश्चन पूछ दे, तो भी आपके लिए यही सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्या भाई, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद होता है कैश, कैश के बाद होता है प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी। तो रजिस्टर जो है वो सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है, तो इसलिए वो सबसे फास्टेस्ट होता है। आपको ये वाला रूल तो पता ही है, जो मेमोरी जितना फास्ट होगा उतना ही वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, है ना, बस ये याद रखना। तो रजिस्टर फास्टेस्ट होता है इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आता है कैश मेमोरी।
उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी होते हैं रैम या रोम, इसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सबसे स्लोवेस्ट होता है और चीपेस्ट भी होता है। हो सकता है ये एमसीक्यू में आपको सीक्वेंस भी पूछ दे कि फास्टेस्ट टू लो स्लोवेस्ट भी पूछ सकता है और मोस्ट एक्सपेंसिव से चीपेस्ट भी पूछ सकता है। तो आपको ये हायरार्की है याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इससे एनसीईआरटी मेन मेमोरी भी बोलता है रैम और रोम को, और सीपीयू द्वारा ये डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। कैश मेमोरी ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर करती है, और इसमें एक चीज याद रखना, ये क्या करता है, इमीडिएट डेटा या फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करके रखता है। फ्रिक्वेंटली यूज मतलब जो प्रोसेस या डेटा बार बार सीपीयू जिसकी मांग कर रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, उन डेटा को कैश मेमोरी स्टोर करके रखता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यह तो परमानेंट स्टोरेज है भाई, इसमें जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो कंक्लूजन जैसे देखें, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक्सेस स्पीड बढ़ती जाती है ना, सबसे स्लोवेस्ट था, फिर उससे फास्ट, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है और कीमत जो है वो भी बढ़ती जाती है। एक्सेस स्पीड बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, लेकिन क्या कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा क्या करना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देना। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर मेमोरी को उसकी एक्सेस स्पीड और स्टोरेज क्षमता के आधार पर दो कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो सबसे पहले होता है ये वोलाटाइल मतलब हम क्या बोलते हैं कि जब हम पावर कट कर दें उसके बाद अगर डेटा वहाँ से इरेज हो जाए तब उसको हम बोलते हैं उन मेमोरीज को वोलाटाइल, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल मतलब अगर पावर ऑफ भी हो गया तब भी आपका डेटा जो है परमानेंटली क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, तब उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी होता है वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी होता है नॉन वोलाटाइल। जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह है ना, आप उसको निकाल भी देंगे, पावर ऑफ कर देंगे, तब भी आपका डेटा वहाँ पर स्टोर रहेगा। स्पीड की बात करें तो ये जो होते हैं बहुत तेज, है ना, क्योंकि ये सीपीयू के करीब होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है धीमी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी होती है लिमिटेड, है ना, या होती है कम, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है, टेराबाइट पेटाबाइट में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक्सेस की बात करें तो जो सीपीयू है हमारा वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है इन प्राइमरी मेमोरीज को, लेकिन हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है किनको, सेकेंडरी मेमोरीज को, ठीक है। पहले वो रैम में जाता है, फिर रैम से उसके बाद उसको डेटा कहाँ मिलती है, सीपीयू को मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये थोड़ी सस्ती होती है ना। अब इसमें एग्जांपल्स देखें कौन कौन से प्राइमरी मेमोरी हैं, तो होते हैं रैम, रोम, कैश। और अगर सेकेंडरी मेमोरी देखें तो कौन से होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम। अगर वैसा तो नहीं पूछेगा भाई, अगर रेफरेंस पूछा है तो आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आपके समझने के लिए दे दिया है। जैसे कि ये हमारा है क्या, सीपीयू, है ना। सीपीयू से डायरेक्टली क्या होगा, हमारा प्राइमरी मेमोरी यहाँ एक्सेस हो रहा है भाई, हाँ जी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। पहले क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा प्राइमरी मेमोरी में, फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा जाएगा कहाँ, सीपीयू में। चलो कंक्लूजन देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के चालू रहने के दौरान ऑपरेशन को तेजी से चलाने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जरूरी है किसी भी ऑपरेशंस को एफिशिएंट वे में या स्पीड से परफॉर्म करना है तब, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारे महत्वपूर्ण डेटा को भविष्य के लिए स्थायी रूप से क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैम और रोम में डिफरेंस बताना है। तो रैम और रोम दोनों ही क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, और रैम का उपयोग वर्तमान में चल रहे डेटा को स्टोर करने के लिए, करंट जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए आप रैम का यूज करते हैं, और रोम का उपयोग आप क्या करते हैं, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। जब भी आपको बायोस या बूटस्ट्रैप करना हो, मतलब अपने सिस्टम को ऑन करना हो, स्टार्ट करना हो, तब उसके लिए आप क्या करते हैं, रोम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। चलो दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है रैम और दूसरा है रोम। तो सबसे पहले फुल फॉर्म तो आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। वोलेटाइलिटी की बात करें तो यह वोलेटाइल होता है, रैम होता है वोलेटाइल, है ना, लेकिन रोम क्या होता है, ये होता है नॉन वोलेटाइल।
और रैम क्या होता है, इसमें डेटा को रीड और राइट आप दोनों कर सकते हैं, ऑपरेशंस दोनों कर सकते हैं, लेकिन रोम में रीड ओनली, नाम से पता चल रहा है केवल रीड ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यूज देखें तो जो भी करेंटली प्रोग्राम्स ओएस में चल रहे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। और कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर होते हैं, रोम में होते हैं। स्पीड देखें तो ये बहुत फास्ट होता है और ये क्या होता है, स्लो होता है। ठीक, फास्ट होता है भाई, क्यों फास्ट होगा, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस है, मतलब जितना सीपीयू के करीब होगा मेमोरी उतना ही ज़्यादा फास्ट होता है। कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 GB 16 GB का रैम आता है, आपके फ़ोन में भी होगा, है ना, इसी तरह का। और रोम जो है ये क्या होता है, इसकी क्षमता काफ़ी कम होती है, एमबीज में होती है ये। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है, आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि ये नॉन वोलेटाइल है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा आपको इल्यूजन हो सकता है, पर नहीं, रोम की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, रैम से कम होती है। ठीक है, ये रहा भाई हमारा ब्लॉक डायग्राम। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है हमारा सीपीयू, सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस्ड है रैम, और सीपीयू जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, रोम से भी डायरेक्टली एक्सेस्ड हो सकता है, पर यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है, मतलब आप यहाँ रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर केवल आप रीड कर सकते हैं। सीपीयू जो है केवल रोम के डेटा को रीड कर सकता है, जो भी चेंजेस हैं, ठीक है ना, वो उसके बाद वापस से सीपीयू में नहीं आ सकती। चलो इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, एक्सप्लेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ऊपर मैंने बताया भी था। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी वे स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन के अमाउंट को मापने के लिए किया जाता है। क्या याद रखना है, डेटा और इन्फॉर्मेशन की अमाउंट्स को मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो बीट होता है जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, ये 0 या 1 होते हैं। बाइट जो होता है ये 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और केबी और एमबी ये क्या होते हैं, ये फाइल्स और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जीबी, टीबी और पीबी ये सब क्या होते हैं, ये लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क सर्वर्स में इतनी कैपेसिटी की डेटा होती है, जीबी, टीबी, एमबी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीट और बाइट को बताइए और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर सिस्टम में, ये बताइए। देखो कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, उस बिहाफ पे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सूचना की सबसे जो छोटी इकाई होती है, इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट, लेकिन जो वर्किंग यूनिट होता है वो होता है बाइट। ठीक है, जब भी आप एड्रेस बनाएंगे या कुछ करेंगे तो वहाँ पर बाइट का यूज होगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार कंप्यूटर केवल विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में इन्हें दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बीट का फॉर्म होता है फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है भाई इसका, तो याद रखिएगा बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इसमें केवल 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो 0 या तो 1। 0 को हम समटाइम ऑफ या फॉल्स भी बोलते हैं और 1 को ही हम क्या बोलते हैं, ऑन या ट्रू। फंक्शंस की बात करें तो यह कंप्यूटर की सबसे मौलिक इकाई है। ठीक है, मौलिक, लेकिन यह एक अकेला बीट बहुत कम जानकारी स्टोर कर सकता है। बाइट देखें तो ये 8 बीट का समूह है। 2 और क्या होता है, एक बाइट की मदद से हम 2 to the power 8 मतलब 256 अलग अलग वैल्यूज या करेक्टर को दर्शा सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना अगर वो 8 बीट का है तो फिर हम कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, 2 to the power 8 मतलब 256 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, स्टैंडर्ड्स अगर देखें तो यह एक अकेला कैरेक्टर, एक बार में एक कैरेक्टर जैसे ए या 7 इस तरह से स्टोर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर देखें कंप्यूटर सिस्टम में तो डेटा के रिप्रेजेंटेशन में जरूरी है। कंप्यूटर की हर चीज, चाहे वह इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इन सभी को हम किसके फॉर्म में रखते हैं भाई, बिट्स और बाइट्स के। एड्रेसिंग में जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, कि कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट में ही मापा जाता है और इसको एड्रेस किया जाता है। प्रोसेसिंग पावर की अगर बात करें, अगर आपको सीपीयू का एफिशिएंसी मापना है तब आप क्या करोगे, इस बिट बाइट पर ही तो उसकी प्रोसेसिंग को क्या करोगे, एफिशिएंसी को मेजर करोगे। स्टैंडर्डाइजेशन, बाइट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, स्टोरेज क्षमता और डेटा ट्रांसफर की स्पीड को भी मापते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स 4 मार्क्स दोनों के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, आप इस तरह से चाहें तो 0 और 1 ये होता है बीट, और ये देखो ये 8 बीट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 बाइट, और ये 1024 बाइट्स बन जाएंगे 1 KB। ठीक है, ये
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इन मेन मेमोरी। अब हम सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में आ गए हैं। मेन मेमोरी मतलब रैम और डायनेमिक रैम की बात करेंगे अब आगे। तो सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे स्टोरेज तत्वों का एक समूह होता है जिसे मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है। प्रत्येक सेल 1 बीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इन सेल्स को मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है ताकि कम से कम लाइनों का उपयोग करके हम अधिक से अधिक डेटा को क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो मेनली रैम का यूज कहाँ पर होता है, तो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 1 और 0 ये जो बिट्स हैं इनके फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो क्या होता है, मुख्य मेमोरी में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कि ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। पहला तो होता है मेमोरी सेल्स एरे। तो सेल्स को रो और कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। प्रत्येक रो को वर्ड लाइन और प्रत्येक कॉलम को बीट लाइन हम बोलते हैं। ठीक है, रो को क्या बोलेंगे भाई, वर्ड लाइन, और प्रत्येक कॉलम को बीट लाइन बोलेंगे। एड्रेस डिकोडर्स में इसका अंदर का जो कंपोनेंट है वो बता रहे, एक होता है एड्रेस डिकोडर। जब सीपीयू एक एड्रेस भेजता है तो उसे दो भागों में बांटता है, पहला तो रो एड्रेस और दूसरा कॉलम एड्रेस। रो डिकोडर क्या करता है, विशेष पंक्ति को चुनता है और कॉलम डिकोडर को उस पंक्ति में से विशेष बीट को चुनता है। ठीक है, बीट चुनना है, कहाँ से चुनोगे, कॉलम डिकोडर से, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इसको ही कॉलम वाले को बीट लाइन्स बोल रहे हैं। ठीक है, सेंस एम्पलीफायर्स होते हैं, ये सर्किट सेल में मौजूद वीक वोल्टेज को पढ़ते हैं और उसे मजबूत डिजिटल सिग्नल 0 या 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, डेटा इनपुट आउटपुट बफर, या डेटा को टेम्परेली होल्ड करके रखता है ताकि उसे बाहरी सिस्टम बस पर भेजा जा सके, जैसे वहाँ जा सके या वहाँ से डेटा प्राप्त किया जा सके। मतलब सिस्टम बस में डेटा भेजना है या डेटा वहाँ से लेना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट आउटपुट बफर का यूज करेंगे जो डेटा को टेम्परेली होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम देखें तो इस तरह से हुआ। यह है वर्ड लाइन 0 जिसमें क्या है, रो 0 डिकोडर, इसमें सेल है। ठीक है, सेल 0, सेल 1, सेल 2। ठीक है, और ये है कॉलम डिकोडर, ये तीनों कॉलम डिकोडर है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, अलग अलग सेल्स यहाँ पर भी कॉलम में है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एस रैम और डी रैम में डिफरेंस क्या है। पहले हम डी रैम पढ़ लें क्या, फिर डिफरेंस देखें। डी रैम, चलो इसी को पढ़ लेते हैं, यहाँ से आपको डी रैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जहाँ प्रत्येक बीट को एक सेपरेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आप सेपरेट कैपेसिटर में रखेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करेंगे, किसमें, डी रैम में, डेटा को। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी मतलब सेमीकंडक्टर से बना है, ये याद रखना है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपोनेंट की बात करें तो एक सिंगल डायनेमिक रैम सेल मुख्य रूप से एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर, तो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बनता है कौन, एक सिंगल डायनेमिक रैम का सेल। वर्किंग देखें तो कैपेसिटर का उपयोग बाइनरी 1 या बाइनरी 0 को स्टोर करने के लिए करेंगे। कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, डेटा रखेंगे इन फॉर्म ऑफ चार्ज। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जो कैपेसिटर को रीड या राइट करने की अनुमति देता है। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये परमिशन देगा कि कैपेसिटर से आप डेटा को रीड या राइट कर सको। अब देखो आप जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर का यूज करके हम इसको बनाए हैं डी रैम को। और कैपेसिटर होता क्या है कि जैसे ही कुछ समय के बाद में इसमें जो भी डेटा है, चार्ज है, वो क्या होने लगता है, लीक होने लगता है, कम होने लगता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ये याद रखना। इसका कारण क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूज हो रहा है ना, तो ये चार्ज लीक करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। तो नीड ऑफ रिफ्रेक्सिंग इसी की बात कर रहा है कि कैपेसिटर की जो नेचर के कारण इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है समय के साथ क्या होने लगता है, लीक होने लगता है। तो अगर आपको डेटा को क्या करना है, स्टोर करके रखना है कंटिन्यूसली, तब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा को खोने से बचाने के लिए इसे हर कुछ मिलीसेकंड में रीड और रीराइट करना पड़ता है, जिसको ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्रेशिंग। इसी कारण इसको डायनेमिक भी बोलता है क्योंकि इसमें डेटा चेंज हो रही है बार बार। ठीक है,
इम्पैक्ट क्या पड़ता है सिस्टम के परफॉर्मेंस में, अगर बार बार इसको आप रिफ्रेश करने लगे तो एक्सेस डिले आ जाता है। जब मेमोरी रिफ्रेश हो रही होती है तब उस समय सीपीयू इसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो उस टाइम में सीपीयू जो है वो वेट कंडीशन में चला जाता है, वेट स्टेट में चला जाता है। ठीक है, पावर कंजप्शन की बात करें तो कंटिन्यूअस रिफ्रेश करने के कारण जो डी रैम है वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करने लगता है। तो ये डी रैम के बारे में आप जरूर याद रखिए 2 से 3 चीज़ें, कि सबसे पहला तो ये बनता किससे है, तो इसका जो एक सेल है डायनेमिक रैम का वो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बनता है। क्योंकि ये कैपेसिटर से बना है इसलिए यहाँ पर चार्जेस हो रही हैं लीक, जिसको हम बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हो यहाँ पर अगर डिफरेंस तो समझ में आ जाएगा। तो एस रैम की अगर बात करें और डी रैम की अगर बात करें तो एस रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है ना, 6 फ्लिप फ्लॉप से बनकर शायद एक स्टैटिक रैम का सेल बनता है ऐसा है, और इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में अब आपको पता होगा कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या करता है, एक बीट डेटा स्टोर करके रख सकता है। एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बीट तक के डेटा जो है स्टोर करके रखता है। ठीक है, और डायनेमिक रैम ये तो अभी हमने पढ़ा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। रिफ्रेशिंग की बात करें तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से बना है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो चार्ज खो दे रहा है, इसलिए हमको पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। स्पीड की बात करें तो ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग डिले होता है ना, नहीं होता है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए फास्ट है। लेकिन ये क्या है, स्लो हो जाता है एसरैम की तुलना में। अब अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इसका सर्किट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि 6 ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेल जो है 6 ट्रांजिस्टर से या 6 फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। इसका जो सर्किट है वो सिंपल होता है, एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर। कॉस्ट अगर देखें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है एस रैम, और डी रैम जो होता है ये एस रैम के कंपैरिजन में चीप होता है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें यूजेस तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैश के रूप में हम क्या करते हैं, कैश का यूज इसका यूज करते हैं एस रैम का, है ना। और कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो किससे होती है, वो डायनेमिक रैम के स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप इसमें भी डिफरेंस ज़रूर से याद रखिएगा। अब अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखोगे ना तो इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम दिखेगा ये। ठीक है, तो ये है क्या, एस रैम का सेल है, ये किससे बना है, फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, जो डेटा होल्ड करेगा स्टैटिस्टिकली, मतलब कि परमानेंटली नहीं बोल सकते, लेकिन स्थिर रूप में डेटा को यहाँ पर रखेगा, बार बार चार्जेस लिखनी होंगी, बार बार डेटा इरेज नहीं होगा इसमें। और डायनेमिक रैम का जो सेल है वो किससे बना है, कैपेसिटर से, तो इसलिए यहाँ पर चार्जेस जो है वो लीक होता रहता है। इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत है। ठीक, तो एस रैम परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है लेकिन महंगा है, जबकि डी रैम अपनी कम कीमत और सरल डिजाइन के कारण बड़े पैमाने पर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। देखो हर मेमोरी की अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब एस रैम परफॉर्मेंस भले इसका अच्छा है लेकिन ये महंगा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो इसलिए सभी मेमोरीज को हम अलग अलग प्रॉपर्टी और अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। आज दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, रैम का भी और एस रैम का भी और डी रैम का भी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रोम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम इसके बारे में बताना है। तो पहले आप रोम के बारे में बताओगे, तो रोम क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कि मतलब पावर कट हो जाए तब भी डेटा सुरक्षित रहेगा। शुरुआत में रोम में डेटा केवल मैन्युफैक्चरर के समय ही भरा जाता था, जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस टाइम में एक बार हम डेटा उसमें स्टोर कर देते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बदलाव हुआ है। अब प्रोग्रामेबल रोम के कई और अलग अलग जो टाइप्स हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो पहला होता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म याद रखना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो यहाँ पर कई चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यूज में फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछी जाती हैं, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है ये देखते हैं। या एक ब्लैंक चिप होता है जिसे यूजर केवल एक बार प्रोग्राम करता है, एक बार प्रोग्राम करेगा, ब्लैंक है, उसमें एक बार डेटा पुट कर दिए, दैट्स इट, खत्म। इसे प्रोग्राम करने के लिए एक विशेष डिवाइस पी रोम प्रोग्रामर का उपयोग ही करना पड़ता है।
इस प्रोग्रामर का यूज करके ही आप इसमें डेटा क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। एक बार डेटा को राइट करने के बाद इसको इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आया EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टोर डेटा को इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। इसमें यही प्रॉब्लम था ना कि हम एक ही बार डेटा को राइट करते थे और दूसरी बार हम उसमें राइट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप डेटा को इरेज करके फिर से उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। डेटा को इरेज करने के लिए जो चिप अल्ट्रावायलेट UV रेज के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो इसका यूज करके, UV रेज का यूज करके इस डेटा को आप इरेज कर सकते हो EPROM में। इसकी पहचान यह है कि चिप के ऊपर एक छोटा सा क्वार्ट्ज विंडोज जो है यहाँ पर होता है, ठीक। अब अगर EEPROM की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखना। यह सबसे एडवांस रोम है। इसमें डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, अब इसमें तीनों में याद रखना, इसमें तो डेटा इरेज होता नहीं था, EPROM में हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल मतलब UV रेज का, ऐसा आप थोड़ा सा याद रख, इरेजेबल है भाई, अरे ठीक है, UV रेज का। लेकिन EEPROM जो है, अब इसमें इलेक्ट्रिकल आ रहा है ना, अब इलेक्ट्रिकल आ रहा है तो याद रखना ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके डेटा को इरेज यहाँ पर करेगा। तो इसका बेनिफिट यह है कि डेटा को इरेज करने के लिए चिप को कंप्यूटर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आप सीधा ही कर सकते हैं। जो फ्लैश मेमोरीज है, पेन ड्राइव जो है, वो इसी का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये था क्या हमारा रोम और उसके टाइप्स। तो अगर तीनों में थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो PROM जो है वो क्या होता है, इसमें इरेज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो लोवेस्ट है। और EPROM की अगर बात करें तो UV लाइट का यूज करके आप डेटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मीडियम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ रहे हैं ना, बार बार चेंज करना और फिर उसमें नया डेटा जो है राइट करना। अब EEPROM की बात करें तो इसमें जो इरेज करने का मेथड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके आप डेटा को इरेज कर सकते हैं, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हाईएस्ट होता है, और मॉडर्न जो भी मेमोरीज हैं उसमें इसका यूज होता है। कंक्लूजन देखें तो जैसे जैसे रोम की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इनकी रीप्रोग्रामेबिलिटी भी बढ़ती गई। EEPROM सबसे अधिक जो है वो क्या है, पॉपुलर है, क्योंकि यह फ्लेक्सिबिलिटी भी है, नॉन वोलेटाइल दोनों ही है इसलिए, ठीक है, जिससे बायोस और फर्मवेयर अपडेट करना आसान हो गया है, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है कैश मेमोरी में। तो सबसे पहले देखिए जाए कैश मेमोरी क्या है, इसके प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और इसके टाइप्स के बारे में बताना है, ठीक है। चलो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना कैश मेमोरी, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन करो, और कैश मेमोरी के कितने टाइप है ये भी बताओ। तो सबसे पहले कैश मेमोरी क्या होती है, एक बहुत ही छोटी लेकिन हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो क्या होता है, औसत मेमोरी एक्सेस समय, एवरेज एक्सेस टाइम को कम करना। अब देखो क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पर दिया है डायग्राम, चलो ये है हमारा CPU और यहाँ पर है हमारा मेन मेमोरी, बीच में जो है वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या काम करता है कि जो भी डेटा CPU को चाहिए वो यहाँ पर ये होती है, अगर ये यहाँ नहीं है तो ये रैम से लाएगा डेटा और अपने पास रखेगा। अब देखो CPU का स्पीड होता है बहुत ज़्यादा फास्ट और उसके कंपैरिजन में रैम होता है स्लो, तो हमको बीच में कोई बफर की ज़रूरत है, और ये बफर का काम करता है कौन, कैश मेमोरी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, पहला तो टेम्परल लोकेलिटी, ठीक है, यदि किसी डेटा को अभी एक्सेस किया गया है, अभी आपने करंटली उसको एक्सेस किया और उस डेटा के आने की संभावना, मतलब फ्यूचर में उसका यूज होने की संभावना है, ठीक है, कि उसे निकट भविष्य में फिर से एक्सेस किया जा सकता है, कि फिर से एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा संभावना है, तब हम क्या करेंगे, इस डेटा को वहाँ पर स्टोर करेंगे कैश में। और स्पाशियल लोकेलिटी, यदि किसी डेटा को एक्सेस किया गया, उसके आसपास के डेटा एड्रेस भी जल्द ही एक्सेस किए जाने की संभावना होती है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार जो डेटा रैम से कैश ने उठाया था वो 102 पे था, तो 103 पर जो डेटा है उसको आप और जल्दी एक्सेस कर लोगे, ऐसा भी एक रीजन है, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये कौन से प्रिंसिपल है, कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इसके प्रिंसिपल का नाम है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्किंग है। चलो, कैश मेमोरी कंप्यूटर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाती है क्योंकि सीपीयू को डेटा के लिए धीमी रैम का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे कि अभी हमने बात किया ना, ये है फास्ट, ये है स्लो, इन दोनों के बीच में बफर का काम करेगा। ये कैश मेमोरी पहले से प्रेडिक्ट करके रखता है कि जो डेटा अभी यूज हुआ है वो हो सकता है, इसलिए उसको डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लेगा, या फिर इसके जस्ट बाद में जो भी डेटा है उसको वो आसानी से क्या करेगा, रैम से एक्सेस करके यहाँ पर रख लेगा। सीपीयू पहले डेटा ना यहाँ पर कैश में ही चेक करती है, अगर कैश में है तो वो ठीक है, लेकिन कैश में नहीं है तो वो रैम में चला जाता है, मतलब रैम में कंट्रोल चला जाता है और रैम में चेक करते हैं क्या रैम में है, अगर है तो वो पहले कैश में लाएगी, फिर कैश से वो डेटा सीपीयू को चला जाएगा। ऐसे काम होता है, ठीक है, ये वर्किंग आपको याद रखना है। ठीक, चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ कैश से अगर देखें तो पहला क्या है, हिट रेशियो फाइंड करने का आता है, यही क्वेश्चन मैंने रखा है। देखो, एक सिस्टम में कैश एक्सेस टाइम, कैश को एक्सेस करने का टाइम है 10 नैनोसेकंड और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है 100 नैनोसेकंड। मतलब सीपीयू को कैश मेमोरी से उस डेटा को लेने में 10 नैनोसेकंड लगता है और उसी डेटा को रैम से लेने में 100 नैनोसेकंड लगता है। यदि हिट रेशियो मतलब समझ रहे हो ना, कि वो डेटा जो है वो सीपीयू को रैम कैश में मिल गया, कैश में मिल जाते हैं तो बोलते हैं उसको हिट हो जाना, और अगर वो कैश में नहीं मिला तो उसको बोलते हैं मिस हो जाना। ठीक है, तो हिट रेशियो 90% है, मतलब 90% डेटा मिल गया। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम को आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि वह दर, हिट रेशियो मतलब जिस पर सीपीयू को आवश्यक डेटा कैश में मिल जाती है उसी को बोलते हैं हिट रेशियो। इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो है वो क्या होता है, औसत समय है जो डेटा प्राप्त करने में लगता है, मतलब किसी डेटा को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव एक्सेस टाइम। अब यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक, तो हमने जैसे कि बात किया कि कैश को एक्सेस करने में 10 सेकंड लग रहा है, 10 नैनो सेकंड, और मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 100 नैनो सेकंड लग रहा है। तो हीट रेशियो कितना है, 90%। 90% को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करो ना तो 0.9 होता है, क्योंकि 1 जो होता है 1 क्या होता है भाई, ये 100% होता है ना, तो 90% क्या हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, आ जाएगा, इसमें क्या है। फिर उसके बाद मिस रेशियो अगर देखें तो जितना हिट है उसमें से अगर आप 1 माइनस कर देते हो तो वही क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना, प्रायिकता, उसमें ऐसा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये 100% है, तो अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं है तो उसको फाइंड करना है तो मैं 1 में माइनस कर देती हूँ। तो वैसे हिट रेशियो को मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर 1 से माइनस कर देती हूँ, तो कितना बच जाएगा 0.10। ठीक है, 0.9 जो है वो क्या है, अगर हिट है तो 0.1 जो बच गया वही क्या है यहाँ पर मिस। अब इसका एक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम के लिए है ये। चलो, तो सबसे पहले हिट रेशियो, तो हिट कितना हुआ भाई हमारा 0.90। इसके बाद टीसी मतलब कैश में एक्सेस करने का टाइम, तो 10 नैनो सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अगर वो कैश में नहीं मिला तो आप कहाँ पर जाओगे, रैम में जाओगे, तो रैम का कितना हो जाएगा 0 पॉइंट ये, और रैम को करने में कितना टाइम लग गया 100 नैनो सेकंड ये। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे तो 19 नैनो सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह से कंक्लूजन में आप लिख देना कि इस कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्टिव एक्सेस जो समय है वो क्या है 19 नैनो सेकंड है, जो दिखाता है कि कैश के कारण सिस्टम की गति जो है काफ़ी बढ़ गई है। मान लो अगर ये डेटा यहाँ पर हिट रेशियो जितना कम होगा ना उतना ही ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, डेटा को रैम से लेना पड़ेगा ना, इसलिए डेटा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेटा कैश में रहेगा उतना ही एफिशिएंट वे में आपका सीपीयू उस प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ अ सिस्टम हैज़ अ कैश हिट रेशियो ऑफ 95%। अब देखो हिट रेशियो यहाँ 95% है और कैश को एक्सेस करने में लग रहा है 2 नैनो सेकंड और मेन मेमोरी को एक्सेस करने में लग रहा है 50 नैनो सेकंड, तो इसका इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालो। तो आपके लिए ये होमवर्क, ठीक है, आप ये करके देख लेना।
अब कैश मेमोरी का और कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ डज इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करता है कैश मेमोरी, ये बताना है। तो सबसे पहले कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। इसका उपयोग उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करने के लिए किया जाता है जिनकी सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए। लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस पे काम करता है, हमने पढ़ा, हमको पढ़ना है ये कैसे इस सिस्टम के परफॉर्मेंस को करता है ये इम्प्रूव। तो सबसे पहले रिड्यूस एक्सेस टाइम, तो सीपीयू की गति रैम की तुलना में बहुत अधिक है, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत कम है, जिससे सीपीयू को डेटा के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता है, बीच में बफर का काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद ब्रिज द स्पीड गैप, हाँ दोनों के बीच में सीपीयू और रैम के बीच में जो स्पीड गैप है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है भाई, हमारा कैश। स्टोरेज फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, ये क्या करता है, फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन को कैश में रखने से सीपीयू को बार बार सिस्टम बस के जरिए रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे उसको डेटा कैश में मिल जाता है, जिससे एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। लेवल्स अगर देखिए हम लोग तो मॉडर्न प्रोसेसर में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश, और जो लेवल 1 है वो सबसे तेज होता है क्योंकि ये सबसे करीब होता है किसके, सीपीयू के, जो परफॉर्मेंस और अधिक बूस्ट कर देता है, ठीक है, लेवल 1 कैश। एडवांटेज भी सेम है, अगर देखो तो एक्सेस टाइम रिड्यूस कर दे रहा है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का अगर फास्ट करना है तब क्या करेंगे हम कैश का, क्योंकि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा है वो हमारे कैश में है। लोअर लेटेंसी, सिस्टम बस पर ट्रैफिक कम हो जाता है क्योंकि सीपीयू को हर इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी में जाने की आवश्यकता नहीं है ना, वो सीधे क्या कर रहा है, कैश से डेटा ले रहा है, ठीक। अब एडवांस डायनेमिक रैम की अगर बात करें क्या होता है, तो देखो डी रैम आपने पढ़ा है, अब इसमें हम लोग एडवांस डी रैम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में दिया है ना, तो ये चीज़ें मैं क्या करूँ ना, टॉपिक बाई टॉपिक उठाई हूँ। अगर आपका एक बार मैं सिलेबस दिखा देती हूँ आपको, अरे क्या पढ़ ले रहे हैं ऐसा ना लगे आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर मैंने बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, मेमोरी यूनिट। फिर हमने पढ़ा था देखो सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। इसके बाद हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है एडवांस डी रैम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मेमोरी हायरार्की हमने पढ़ लिया है। तो स्टैंडर्ड डी रैम ये क्या होता है, काफ़ी धीमा होता है क्योंकि यह सीपीयू की क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। डी रैम धीमा है, उसका कारण क्या है कि सीपीयू का जो स्पीड है वो है बहुत फास्ट और डी रैम है थोड़ा स्लो, तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से बन नहीं पा रहा है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या किए, एक इसका एडवांस वर्जन लिया है, ठीक है। इसमें एस डी रैम सिंक्रोनस डी रैम सबसे मुख्य है, जो सीपीयू की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन अब दोनों के बीच में बन जाएगा, हम अगर किसका यूज करें, एडवांस डायनेमिक रैम का यूज करें तो अगर बात करें इसके की एडवांस टेक्नोलॉजीज की, तो सबसे पहला है एस डी रैम सिंक्रोनस डी रैम, यह सीपीयू की इंटरनल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है, इंटरनल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है। इसका फायदा यह है कि सीपीयू को डेटा के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डीडीआर डबल डेटा रैम की अगर बात करें तो यह एसडी रैम का भी एडवांस वर्जन है, यह क्लॉक सिग्नल के राइजिंग एज और फॉलिंग एज दोनों पर डेटा ट्रांसफर करती है। देखो ये जो है ये क्या करता है, एट अ टाइम वन, या तो ये एज जो है वो राइज हो रहा होगा या तो फॉल हो रहा होगा, लेकिन जो डीडीआर है डबल डेटा नाम से दिख रहा है डबल है, तो ये राइज भी करेगा सिग्नल को और फॉल भी करेगा, दोनों करेगा एक साथ, ठीक है। तो इसके वर्जन देखें तो DDR1 DDR2 ये सब है इनके जनरेशन। बढ़ती हुई बैंडविड्थ और कम बिजली की खपत, ठीक है। जैसे कि अगर DDR1 जो है उसमें बैंडविड्थ जो है वो थोड़ा कम रहा हो, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता रहा हो, तो DDR2 में उससे थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो गया उसकी बदौर, ऐसा वर्जन आते हैं तो क्या होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेशन होता है। ये देखो ये है हमारा क्या, डबल डेटा रेट का लॉजिक डायग्राम। अगर इसमें आप दोनों को आप कंपेयर कर पा रहे होगे ना, तो यहाँ पर देखो ये, तो जब आपको सिग्नल क्या होगा ऊपर की तरफ दिखने लगे, ऊपर की तरफ, तो वो है राइजिंग एज, और जब सिग्नल नीचे की ओर आए तो वो होता है फॉलिंग एज, ठीक। तो अगर आप SDR में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीन ही डेटा को क्या कर पा रहा है,
ट्रांसफर कर पा रहे हैं, केवल राइजिंग एज पर ही डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब डेटा एजेस राइज होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल जाएगा। ये स्क्वायर वेव्स है ना सारे, ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में बता रही हूँ मैं, स्क्वायर वेव है ये। ठीक, तो जब सिग्नल ऊपर की ओर उठेगा, राइज होगा, उस टाइम में ही ये क्या कर पाएगा, डेटा को स्टोर कर पाएगा। जिस टाइम में सिग्नल फॉल होगा उस टाइम में ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा जो DDR है वो कितना डेटा ट्रांसफर कर दिया, ये एक राइज वाला, ये एक फॉलिंग, फिर राइज, फिर फॉलिंग, फिर राइज, फिर फॉलिंग, मतलब इसी ही क्लॉक सिग्नल पे ये 6 डेटा ट्रांसफर कर दिया। और जबकि हमारा जो SDR है इसी ही सिग्नल पे 3 डेटा बस ट्रांसफर कर पाता था। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, SDR का। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर देखें तो एडवांस DRAM ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस DRAM ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेसर और मेमोरी के बीच की स्पीड गैप को कम कर दिया है। ठीक, DDR4 और 5 ये जो वर्जन है, जैसी आधुनिक रैम इसी तकनीक का उपयोग करके हार्ड स्पीड गेमिंग और डेटा प्रोसेसिंग को संभव बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडवांस डायनेमिक रैम का यूज अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेसर मेमोरी गैप एंड हाउ डज मेमोरी हायरार्की सॉल्व इट। प्रोसेसर मेमोरी गैप मतलब आप समझ, प्रोसेसर मतलब CPU, मेमोरी मतलब कैश या रैम। ठीक है, ये गैप क्या है ये बताना है, मेमोरी हायरार्की कैसे सॉल्व कर देता है इस चीज़ को ये बताना है। तो प्रोसेसर मेमोरी गैप उस डिफरेंस को कहते हैं जो CPU की तेज प्रोसेसिंग स्पीड और रैम की तुलनात्मक रूप से धीमी एक्सेस स्पीड के बीच में होता है, उसी को बोलते हैं स्पीड गैपिंग, है ना। पिछले कुछ दशकों में CPU की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मेन मेमोरी उतनी तेज नहीं हो पा रही जितनी CPU है। तो इस गैप को भरने के लिए, फिल करने के लिए हमने क्या किया, मेमोरी हायरार्की का उपयोग किया है। मेमोरी हायरार्की होता है, पहले होता है रजिस्टर, मेमोरी हायरार्की हमने ऊपर पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है, पहला होता है रजिस्टर, फिर कैश होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो रजिस्टर ये CPU के अंदर होते हैं और CPU की स्पीड के बराबर काम करते हैं। और होते हैं उसके बाद कैश, तीनों लेवल का, यह SRAM से बनी होता है, स्टैटिक रैम से, और CPU को तेजी से डेटा सप्लाई करती है ताकि उसे धीमी रैम का इंतजार जो है वो ना करना पड़े। अब ये DDR और SD रैम, ये एडवांस डेटा रैम, ये तकनीक क्या होती है, बस की चौड़ाई बढ़ाकर अधिक डेटा भेज देती है ताकि थ्रूपुट जो है और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प करता है। अगर यहाँ पर देखो तो ये है CPU, फिर होता है कैश, फिर होता है मेन मेमोरी। अब CPU और मेन मेमोरी के बीच का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने बीच में कैश का यूज किया, ब्रिज के जैसे। तो मेमोरी हायरार्की केवल डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बैलेंस बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। बिना इस हायरार्की के दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन ये जो डेटा देने वाला है वही बहुत स्लो काम कर रहा है, तो फिर तो इसको वेट करना ही पड़ेगा, फिर तो एफिशिएंसी इसकी बेकार हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगी, है ना। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि उसे हर बार डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वो वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने न्यूमेरिकल मेमोरी कैपेसिटी पे रखा है। अब ये डरिएगा नहीं, बस इसमें मैंने आपको बताया था ना जब मैं मेमोरी यूनिट पढ़ा रही थी, आपको बस चेंज करना आना चाहिए। अगर चेंज करना आया तो मतलब आपसे ये बन जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो ऑक्यूपाई 120 MB ऑफ स्पेस पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 120 MB क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो हमारा 4K वीडियो है वो। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि एक हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो है जो 120 MB स्पेस पर मिनट में ऑक्यूपाई करती है। तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ सच वीडियो कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव विथ 1.5 TB ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो हमको बताना है क्या यहाँ पर कि इसी तरह के 1.5 TB के फ्री स्पेस में कितने वीडियोस 4K वीडियोस आ सकते हैं अगर पर मिनट 120 MB स्पेस वो कैप्चर करती है, ऑक्यूपाई करती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं करना क्या है, सीधी बात है। यहाँ पर भी MB में हमको आंसर चाहिए है किसमें, TB में, और लाना क्या है, कितने आवर्स लगेंगे, कितने आवर्स के वीडियोस आ सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो बस कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। तो अब सबसे पहले आप TB को MB में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आपको पता है कि
1.5 TB अगर दिया है, तो TB अगर दिया है तो हमको पता है TB अगर दिया है तो इसको हमको MB में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले TB को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, GB में, है ना। GB से फिर जाएगा MB में, तो TB से GB में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1024 से, और GB से उसके बाद GB से फिर से MB में ले जाना है तो फिर से 1024 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से वो MB में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 1 पॉइंट ये, तो यहाँ पर एक बार हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, GB में आंसर आ गया, फिर से एक बार मल्टीप्लाई किए तो किस में आंसर आ गया, MB। अब हमको पता है कि इतना जो है हमारे पास स्टोरेज है, ठीक है। अब स्टोरेज में कितना आ सकता है, तो यहाँ पर बताया है क्वेश्चन में कि 120 MB जो है वो 1 मिनट में आता है, तो हम क्या करेंगे, हमको मिनट में ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे डेटा को आप 120 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा मिनट में। क्वेश्चन किस में पूछा है, आवर में, ठीक है। तो आपको जब भी डीप में जाना हो उसके और डीप में, तब आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप उसके उसके ऊपर 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 अपर लेवल में आना हो तब आप उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आवर होता है, आवर के बाद होता है मिनट, मिनट के बाद होता है सेकंड। अगर मुझे आवर से मिनट में आना है तो मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रही हूँ, ज़्यादा से कम की ओर आ रही हूँ, तो मैं करूँगी क्या, डिवाइड, फिर मिनट से सेकंड में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। सो मिनट से सेकंड में आ रही हूँ तो फिर मल्टीप्लाई, जितना डिटेल जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप ऊपर आएंगे उतना आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मिनट से आवर में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कर दो इसको क्या, फिर से डिवाइड, हाँ ठीक है। तो आर से हमको मिनट में जाना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये है हमारा मिनट, मिनट ये इस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आर में जाने के लिए डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दिए, ठीक। अब आंसर आ गया हमारा क्या, 218.45। अब ये आया है किसमें, आवर में। अब आप इसको क्या बोलोगे, आएगा 218 आर और 45 क्या, तो उसको फिर हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में जैसे कि आर है, और से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करो, चलो तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 मिनट, मतलब कि 218 घंटे 27 मिनट, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये ठीक, तो 4K वीडियो स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 TB में इतने घंटे और इतने मिनट का 4K वीडियो रख सकते हो, ये था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सीधा ये कन्वर्जन से क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है कि केबीज में क्वेश्चन है, केबीज में क्वेश्चन है, हमको लाना क्या है, जीबी में क्वेश्चन है, केबी में लाना है। तो फिर से वही, ठीक है, जीबी में है क्वेश्चन, केबी में लाना है, तो बीच में कौन है, एमबी, एमबी, एमबी से फिर कहाँ जाएगा, केबी है ना भाई ये, हाँ। तो वो जीबी से एमबी डिटेल में जा रहे हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर से यहाँ पर जा रहे हैं, डिटेल में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, तो 1024 से, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार इस 2.5 को 1024 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ गया, ये। अब ये एमबी में है, हमको फर्दर चाहिए केबी में, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये, ठीक, ये आएगा ये, ठीक। तो टोटल जो है 2.5 GB कितने केबी के बराबर होता है, तो इतने केबी के बराबर होता है। अब फिर से एक क्वेश्चन बोला है, और सिस्टम हैज 32 बीट एड्रेस बस, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या हो, 2 बीट हो, तो कितना आप एड्रेस जनरेट कर पाओगे, 2 टू द पावर 2, कैसे, 2 बीट है मान लो, तो या तो कॉम्बिनेशन 0 0 बनेगा, या तो 0 1 बनेगा, या तो 1 0, या तो 1 1, ऐसे ही बनेगा कॉम्बिनेशन, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसे ही 32 बीट का अगर वो एड्रेस बस है तो कितना यहाँ पर ये बाइट्स में लोकेशंस कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 32, ठीक है। अब मैं आपको जब पहले मेमोरी यूनिट पढ़ा रही थी तो उस टाइम में मैं भी आपको बताई कि 2 टू द पावर 10 क्या होता है, 1 KB, 2 टू द पावर 20 क्या होता है, 1 MB, और 2 टू द पावर 30 ये क्या होता है, 1 GB, ठीक। यहाँ पर क्या है, 30 में है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, एक तो 30 में और एक को करो क्या, 2 में, 30 और 2 का बनेगा ना, तब तो 32 होगा। अब आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा, अगर आप मैथ्स पढ़े हो थोड़ा तो, ये
a इंटू एम ए इंटू एन इक्वल टू ए एम प्लस एन, मतलब कि जब बेस बराबर हो, मतलब सेम हो बेस, है ना, बेस सेम हो तो ऊपर के जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लेंगे, ये बेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के पावर जुड़ जाएंगे तो यही आ जाएगा, तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि टू टू द पावर टू है ना, इसको लिखो क्या 4, और ये टू टू द पावर 30 है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 GB। तो 1 GB से 4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 4 GB, तो यही इसका आंसर है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट टोटल बाइट्स इन 256 MB एंड बीट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच टाइप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल, हाँ बाइट्स में कन्वर्ट करना है पहला, और उसके बाद कितना बीट रिक्वायर्ड होगा हर एड्रेस के लिए ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक, तो 256 MB, तो 256 को आप पहले क्या लिख सकते हो, 256 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 8, है ना, और MB को आप क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 टू द पावर 28 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गए, तो अगर ये 2 टू द पावर 28 बाइट्स हैं तो बीट्स में कन्वर्ट करना है, तो बस ये ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा बीट्स में आ जाएगा, है ना, क्योंकि 28 बीट को अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करोगे एड्रेस में 2 टू द पावर 28 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बाइट्स में कितना आएगा 2 टू द पावर 28, और कितने बीट्स होंगे तो 28 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अ डिजिटल कैमरा टेक फोटोज वेयर ईच फोटो इज 4 MB इन साइज, हर फोटो जो है वो 4 MB का है, हाउ मेनी सच फोटोज कैन बी स्टोर। अब 32 GB की मेमोरी अगर आपके पास है तो आप कितने फोटो इसमें लगा सकते हो जब एक फोटो 4 MB का है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस जीबी को अगर आप MB में कन्वर्ट कर दिए उसके बाद अब बस आपको डिवाइड करना है 4 से। तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से हमको पता है कि जीबी को MB में कन्वर्ट करना है ना, जीबी को MB में कन्वर्ट करना है, KB MB MB और GB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर और अंदर की तरफ हमको डीप में कोई रिजल्ट चाहिए रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है भाई, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना मल्टीप्लाई करना है, GB से MB माना है, डीप में जा रहे हैं, और तो ये क्या हो जाएगा 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं, तो ये है हमारा 32 GB। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दो उसको 32 इंटू 1024। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और ये किस में आएगा MB में। अब ये MB में आ गया, अब एक जो फोटो का साइज है 4 MB है, तो इतने MB में कितने फोटो आएंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने फोटो जो हैं वो आ सकते हैं इतनी मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ 64 बिट डेटा बस ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज इन MBs। ठीक है, अब आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, ये टोटल सिग्नल, जो टोटल सिग्नल जो उसमें हम भेजेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो टोटल सिग्नल नहीं, डेटा लिख लो आप, डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी किस स्पीड से भेजेगा, वही तो होता है ना बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ जिसमें हम डेटा को सेंड करते हैं, अब डेटा सेंड कर रहे हैं तो कितना डेटा सेंड कर रहे हैं और किस स्पीड में सेंड कर रहे हैं, अगर ये हम दोनों चीज़ें को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको टोटल जो है वो क्या हो जाता है, बैंडविड्थ मिल जाता है। तो बस आपको क्या दिया है, डेटा बस दिया है ना। तो अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, MBs में इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको पहले तो 64 बीट को बाइट में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो टोटल बीट आपको डेटा मिल गया 8 बाइट, हाँ तो इसको रख दो 8 बाइट, मल्टीप्लिकेशन, स्पीड कितना दिया है 500 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो 500 से इसको कर दो क्या मल्टीप्लाई, तो कितना मिल जाएगा आपको 4000 MB। तो यही इसका आंसर है, तो टोटल बस की बैंडविड्थ इतनी है कि 4000 MB पर सेकंड भेजेगा वो।
अब इसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू मैंने बहुत सारे रखे हैं, ठीक है, हर टॉपिक से, पर अच्छे एमसीक्यू आपको मिलेंगे यहाँ। देखो पहला क्वेश्चन, सीपीयू के भीतर कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए जिम्मेदार है? तो हाँ आपको पता है, ये बेसिक तो एडवांस है भाई, तो बोलना ये क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ALU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक सेकंड बस, ये मैंने सारा नोट्स बना लिया है सभी टॉपिक्स का, ठीक है। हम मेरी वीडियोस हैं वो डेली आएंगी, बस ये। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्या ये अलग अलग डेटा और निर्देश को मेमोरी करते हैं? वो जो हम पहला वाला स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, CSA में एक डायग्राम, उसी की बात कर रहे हैं। शेयर डेटा और निर्देश मेमोरी की बात करता है, बिना मेमोरी का कंप्यूटर की बात करता है, या केवल इनपुट यूनिट? तो उसमें क्या होता है, तो केवल इनपुट नहीं होता, केवल मेमोरी नहीं होता, होता क्या है इसमें, शेयर डेटा और उसके इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी होते हैं। तो रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो स्थायी डेटा को स्टोर करता है, सीपीयू के भीतर बहुत तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है, इनपुट प्राप्त करना या प्रिंटिंग, प्रिंट करता नहीं, इनपुट प्राप्त करता नहीं है, स्थायी डेटा स्टोर करता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू के भीतर बहुत तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। नेक्स्ट कौन, इनमें से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है सीयू है, ALU है, और मेन मेमोरी है कि नहीं है? देख लो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये है मेन मेमोरी, ठीक है। एक्यूमुलेटर तो रजिस्टर होता है, रजिस्टर सीपीयू का हिस्सा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 GB में कितने MB होंगे? ठीक है, आपको तो 1 GB में आपको पता है, GB से MB, तो 1024 क्या होंगे, MB। 1024 MB कहाँ है, यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। फिर बोल रहा है 2 किलो बाइट्स में कुल कितने बिट्स होते हैं? 2 KB है, ठीक है। अब इस 2 KB को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो KB है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1024 से, है ना। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, बिट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे हाँ, तो 1 KB बराबर कितना होता है, 1024, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये KB है, बिट्स ये बाइट्स में आंसर आएगा, है ना। इतना अगर आप कर देते हो ना, 1 KB जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 के, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर बाइट में आएगा, आपको बीट में लाना है ना, तो फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बोला 16 बिट के समूह में कितने निबल्स होते हैं? तो आपको पता है 4 बिट इक्वल टू 1 निबल्स, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 4 जा 16, ठीक है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? तो कौन सा है, KB, MB, GB, TB, PB, तो यही क्या है, सबसे बड़ी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक फाइल 512 MB की है तो 1 MB में इसकी कितने फाइलें आएंगी? अब यहाँ पर मेरा पेन चलेगा नहीं चलेगा, जो कि नहीं चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आपने करना क्या है, ये दिया हुआ किस में है, KB में है ना, तो 512 KB में है, और आना लाना किस में है, आपको MB में लाना है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिवाइड कर देना है इसको 1024 से, डिवाइड कर दोगे तो फिर आ जाएगा 2, यही इसका आंसर है। अब मेन मेमोरी को आमतौर पर क्या बोला जाता है? तो मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं, रैम, है ना। SRAM का पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह कहाँ पर उपयोग होती है? तो ये कैश में उपयोग होती है, ये तो हमको पता है, हमने थ्योरी पढ़ा है। यहाँ पर देख लो, ये लो आ गया B। EPROM में डेटा मिटाने के लिए किसका उपयोग? अब हम पढ़े थे क्या, दो तरह से, एक होता था EPROM और एक होता था इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, है ना। तो ये EP वाला है, तो ये किस में होगा, ये UV में होगा, है ना। इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? जो कंप्यूटर को बूट करना बोल दिया तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है,
रोम की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी। डी रैम को बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? डायनेमिक रैम को क्यों रिफ्रेश करना पड़ता है? क्योंकि इसके कैपेसिटर जो है वो चार्ज क्या कर देते हैं, खो देते हैं, इसलिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी। अब उसमें एस डी रैम में एस का क्या अर्थ है? तो ये क्या सिक्वेंशियल होता है या सिंक्रोनस होता है, स्मार्ट होता है, स्टैटिक? तो हमको पता है ये क्या होता है, सिंक्रोनस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। अब हो रहा है डी डी आर रैम एस डी आर रैम के मुकाबले दोगुनी गति से क्यों प्रदान करती है, गति क्यों प्रदान करती है? तो हम चौड़ाई की बात नहीं थी इसमें, एजेस की बात थी कि जो डी डी आर रैम है उसमें राइजिंग और फॉलिंग दोनों के तरह, दोनों में डेटा जो है वो ट्रांसफर होता था, और एस डी आर में केवल राइजिंग के टाइम में ही डेटा ट्रांसफर होता था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एड्रेस बस की विड्थ क्या निर्धारित करती है? एड्रेस बस की विड्थ डेटा ट्रांसफर की गति, अधिकतम एड्रेस की जा सकने वाली मेमोरी की क्षमता, सीपीयू की क्लॉक स्पीड या कंप्यूटर का वजन। तो ये क्या करता है, एड्रेस बस का विड्थ क्या बताता है कि अधिकतम एड्रेस की जाने सकने वाली मेमोरी क्षमता, ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस होगा। यदि बस की विड्थ 32 बिट है तो एक बार में कितने बाइट ले जा सकती है? 32 बिट की है, बाइट में बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 4। कंट्रोल्स बस का मुख्य कार्य डेटा ले जाना, एड्रेस ले जाना, रीड राइट, जैसे सिग्नल को सिंक्रोनाइज। तो हाँ भाई, कंट्रोल का काम करता है, तो जो कंट्रोल कर रहा है वही क्या है, कंट्रोल बस है। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी हायरार्की का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिस्टम को भारी बनाना नहीं, लागत कम करना और गति बढ़ाना, केवल डेटा मिटाना, सीपीयू को ठंडा रखना नहीं। तो लागत को कम करना और स्पीड को बैलेंस करना, ये किसका काम होता है, मेमोरी हायरार्की का। L1 कैश कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड में, सीपीयू के चिप के भीतर, रैम के पास या हार्ड डिस्क में। हम जैसे बात किए थे कि 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो लेवल 1 होता है वही क्या होता है, सबसे फास्ट जो, और हम बात किए सीपीयू कि जितने जो पास होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड से वो काम करेगा। तो ये सीपीयू चिप के भीतर रहता है। कैश मिस होने पर सीपीयू डेटा कहाँ ढूंढती है? तो वो फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है, मेन मेमोरी में जाती है। हमने हायरार्की भी देखा है। स्पाशियल लोकेलिटी का क्या अर्थ होता है? तो हम लोग बोले थे कि लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल पे काम करता है कैश। उसमें दो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, पहला होता है स्पाशियल और एक और था, है ना। तो एक ही डेटा को बार बार एक्सेस करना, ये स्पाशियल है। पास पास की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना, डेटा को दूर भेजना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। तो क्या होता है, जब हम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को हम बार बार नहीं, पास पास की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना। हाँ, तो स्पाशियल वही पढ़े थे ना कि क्या होता है, अगर आप रैम से सीधा डेटा ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कैश क्या करे रहेगी, अगर 101 में कोई डेटा है उसको अभी वो लाई है तो 102 के डेटा को और क्या करेगी, जल्दी से वो लेके आ जाएगी, है ना। तो उसी को हम लोग स्पेशियल लोकेलिटी बोल रहे थे। इनमें से कौन सी स्लोवेस्ट मेमोरी है? तो स्लोवेस्ट सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। इसके मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, बस अब हम ये डेली के डेली एक एक जो चैप्टर है वो करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आप सभी को बधाई क्योंकि आप टायर 2 के लिए मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, मतलब आपका टायर 1 क्लियर हो गया है। तो ठीक है, तो फिर इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो या कंटेंट से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।